नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए फरवरी के थर्ड वीक में जो करंट अफेयर बना है उसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम नॉर्मली फरवरी के जो करंट अफेयर बने हैं उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, प्लस उनका स्टैटिक जीके भी जानते हुए चलेंगे। इसमें कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, तो इसमें एशिया का जो बिगेस्ट एयर शो हुआ है भारत में उसकी यहाँ पर चर्चा होगी डिटेल में। मोहम्मद शहाबुद्दीन बनेंगे अगले प्रेसिडेंट, कहाँ के? बांग्लादेश के, उनके बारे में जानेंगे। और द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को चेंज किया है या फिर नए अपॉइंट किए हैं, उनकी बात होगी। साथ साथ भारत का पहला एयर ट्रैफिक अनमैन्ड ड्रोन है, उसकी बात होगी। साथ साथ क्वाड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साइबर से रिलेटेड कुछ काम किए हैं, उसकी चर्चा होगी। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी ने एशिया का एयर शो जिसका नाम एरो इंडिया 2023 है उसको बेंगलुरु के येलंका से इनॉग्रेट किया। कब किया? तो 13 फरवरी को इनॉग्रेट किया। 5 दिन ये चलेगा। 5 दिन चलेगा का मतलब कि 17 फरवरी को ये समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसमें भारत का पर्सपेक्टिव क्या है? तो भारत चाहता है इसके माध्यम से कि उसका निर्यात, उसका एक्सपोर्ट बढ़े। जो भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एयर डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनका निर्यात बढ़े। भारत जो डेवलप करता है हेलीकॉप्टर्स, उनका यहाँ पर प्रमोशन कर रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है। साथ साथ इसमें अपने एमएसएमई सेक्टर्स प्लस जो स्टार्टअप्स हैं उनको डेवलप करने की, उनको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उनकी जो अगर उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो सिंपल सी बात है भारत का निर्यात भी बढ़ेगा। तो इसमें प्रमोशन कर रहा है उनका कि देखिए हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है या हमारा स्टार्टअप है वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहा है। तो भारत का ये पर्सपेक्टिव है। अब यहाँ पे इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। जैसे 13 से 17 फरवरी को इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 14th नंबर का ये एडिशन है, मतलब 2 सालों में ये एक बार होता है। इसको 1996 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये इस बार 14th नंबर का है, ध्यान रखेंगे। बेंगलुरु के येलंका में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इस चार्ट से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। इस एयर शो का इस्टेब्लिशमेंट 1996 से हुआ था और ये जो एयर शो है इसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को शो करते हैं नॉर्मली, और ये 14th एडिशन का है। इसमें हम अपने आत्मनिर्भर भारत जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ध्यान रखिएगा, इसमें 98 कंट्रीज भाग ले रही हैं। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के सीईओ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत के खुद 115 कंपनी है जिनके जो हेड है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को शो किया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एशिया का ये लार्जेस्ट एयर शो है। ध्यान रखिएगा, इसमें भारत तेजस वगैरह को प्रमोट कर रहा है। ठीक, यहाँ पर बात की जाए तो दुनिया में सबसे पहले जो एयर शो हुआ था कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा फ्रांस, पेरिस में सबसे पहले इसको एयर शो को ऑर्गेनाइज कराया गया था। भारत में कब हुआ? तो 1996 से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए अब इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जान लेते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज कराता है भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें
एल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वो कह देती है कि आप इसको ऑर्गेनाइज करा दीजिए हमारे रिस्पेक्ट में, हमारी तरफ से हम आपको कह रहे हैं आप इसको कराइए। तो डिफेंस मिनिस्ट्री कराती है, लेकिन वो किसको ये काम सौंप देती है, तो HAL को, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको ऑर्गेनाइज कराती है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे क्योंकि 13 फरवरी तक इनको अपना नॉमिनेशन देना था। मतलब जो लीडिंग पार्टी है आवामी लीग और जो दूसरी अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, उन दोनों को 13 फरवरी तक अपना नॉमिनेशन देना था। लेकिन आवामी पार्टी ने तो अपना नॉमिनेशन मोहम्मद शहाबुद्दीन के ज़रिए दे दिया, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। रीज़न ये था कि उनके जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। कारण ये थे कि उनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए थे भ्रष्टाचार वगैरह के, इसलिए यहाँ पर बात की जाए अगर वो नॉमिनेशन दे भी देते तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि आवामी लीग जो है वो बांग्लादेश की लीडिंग पार्टी है। और इसकी बात कर लें तो इसके पास बांग्लादेश में टोटल संसद में 350 सीटें हैं, 350 सीटों में से 305 सीटें इनके पास हैं। तो सिंपल सी बात है, इनका जीतना तय ही था, क्योंकि ये जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। अब जो पिछले राष्ट्रपति थे कौन, अब्दुल हामिद, इनसे 23 अप्रैल तक प्रेसिडेंट रहेंगे, उनको क्यों नहीं दोबारा से रीइलेक्ट किया गया। तो आपको बता दूं बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये रूल है कि कोई भी आदमी 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तो अब्दुल हामिद 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं ये, और अब इनको दोबारा तो अपॉइंट किया नहीं जा सकता था, इसीलिए मोहम्मद शहाबुद्दीन को नया प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया गया है और इनका जीतना तय है। आप इनकी यहाँ पर शकल देख सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश को 1971 में भारत ने पाकिस्तान से कहीं ना कहीं आज़ाद कराया था और 1972 से इसका फॉर्मेशन हो गया था। अगर बात की जाए जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है, तो इन्होंने भी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए काम किया है, उनके बड़े आवाज़ें उठाई हैं और ये मेंबर है आवामी लीग के। यहाँ पर बांग्लादेश की बात करें तो ढाका इसकी कैपिटल है, शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है और मोहम्मद शहाबुद्दीन आगे 24 अप्रैल के बाद प्रेसिडेंट बन जाएंगे। टका यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की भारत के जियोग्राफिकल रीजन से बात करें तो भारत के साथ 5 स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री टच करता है। सबसे लंबी बाउंड्री उन 5 स्टेट्स में से वेस्ट बंगाल के साथ इसकी लगती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 रिसेंटली में हुआ। 2022 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से 1 साल आगे शिफ्ट हो गया है। ये पिछले साल का था, लेकिन इसको आगे ऑर्गेनाइज कराया गया क्योंकि उससे पिछले साल वाला 2021 में होना था, उसको 2022 में कराया गया। इसीलिए जो खेलो इंडिया गेम जो 2022 के थे उसको 2023 में ऑर्गेनाइज कराया गया और किसके द्वारा, कहाँ कराया गया, तो मध्य प्रदेश के द्वारा कराया गया। अब इसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किस स्टेट ने दिया ओवरऑल, तो बात करें महाराष्ट्र ने इस पूरे मेडल टैली में टॉप कर दिया है। कितने 161 मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिसमें से 56 गोल्ड है, ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। और इस जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और साथ साथ खेल मंत्रालय मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। यहां पर बात करें तो 5वां संस्करण है। पहला संस्करण कब हुआ, तो 2018 से इसकी स्टार्ट किया गया। इसको कराने का रीज़न क्या है, तो जो रीजनल स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जा सके, जिससे कि वो आगे चल के भारत को रिप्रेजेंट कर सके, अपने खेल को बेहतर करने की कोशिश कर सके। जो गोल्ड मेडल यहाँ प्राप्त करते हैं उनको फिर बेनिफिट्स भी होते हैं भारत सरकार के द्वारा। भारतीय जो खेल मंत्रालय है वो उनको प्रमोट भी करता है आगे। तो यहाँ पर बात की जाए तो महाराष्ट्र ने यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। इसको ऑर्गेनाइज कब तक किया गया, तो 11 फरवरी को इसका समापन था, 30 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक,
यहाँ पर आप मेडल टैली देख पाएंगे, महाराष्ट्र ने टॉप किया, हरियाणा दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर। महाराष्ट्र को 161 मेडल मिले, हरियाणा को 128 मेडल और 96 मेडल मिले हैं मध्य प्रदेश को। चलिए आगे बात करें तो खेलो इंडिया यूथ के मैंने आपको बता दिया कब से कब होता है। इसमें टोटल 27 गेम्स ऑर्गेनाइज कराए गए, जिसमें पहली बार कायाकिंग, कोइंग जो कि नाव वाला गेम है, कैनोइंग, सलाम और फेंसिंग, इनको ये जो तीनों गेम है इनको पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर 2018 में सब स्टार्ट किया गया था इस गेम को, और नई दिल्ली में पहली बार इसको करवाया गया, और इस बार का भोपाल मध्य प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन है, जो साइप्रस है कहाँ का देश है? यूरोप का देश है। साइप्रस के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पर इनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ये साइप्रस के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ध्यान रखिएगा, चुनाव हुआ वहाँ पर इनको 52%, लगभग 52% इनको वोट प्राप्त हो गया, और इन्होंने अपने अपोनेंट एंड्रास माव्रोयानिस को हरा दिया। ठीक, याद रखिएगा वहाँ पर 72% वोट पड़ा, जिसमें से इनको 51% वोट मिला है। ठीक, ये है निकोस, याद रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए तो ये 2014 में गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन थे और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे 2018 में। ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट का दावेदार खड़ा किया, और इनको सपोर्ट किया है डेमोक्रेटिक पार्टी, साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी मूवमेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट के द्वारा। तो 3 पार्टी का इनको सपोर्ट था। साइप्रस की बात करें तो यूरोप का एक ये देश है। इसको 1960 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। निकोसिया इसकी कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी है, और निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स अब इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने 13 स्टेट्स के या तो नए या तो इंटरचेंज कर दिया है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में गवर्नर अपॉइंट किए, तो मतलब 13 अपॉइंटमेंट उन्होंने गवर्नर के रूप में किए, परिवर्तन किए। यहां पर गवर्नर कौन कौन से बने सभी की बात करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे द्रौपदी मुर्मू जी के पास राइट होता है कि वो गवर्नर को अपॉइंट करें, लेकिन गवर्नर को अपॉइंट तो हमारी प्रेसिडेंट जी करते हैं, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? तो जो उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट होते हैं, उनमें जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, वो दिलाते हैं। अगर वो एब्सेंट है तो उस हाई कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए कि किन किन को अपॉइंट किया गया, तो जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो कभी भी अभी तक गवर्नर नहीं रहे, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रहे, उनकी बात करें तो पहले अरुणाचल प्रदेश में एक गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। कैवल्य त्रिविक्रम परनायक अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट हुए। अगर बात करें सिक्किम के तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को गवर्नर सिक्किम का अपॉइंट किया गया। झारखंड की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन को अपॉइंट किया गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला को अपॉइंट किया गया। आंध्र प्रदेश एस अब्दुल नज़ीर को अपॉइंट किया गया। आसाम गुलाब चंद कटारिया को अपॉइंट किया गया। ठीक, आगे बात करें, ये अपॉइंटमेंट हुए हैं गवर्नर के जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी स्टेट में गवर्नर थे, बस इनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट का गवर्नर बना दिया गया। तो इनमें विश्वभूषण हरिचंदन थे जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, इनको छत्तीसगढ़ में अपॉइंट कर दिया गया। अनुसुईया उइके, ये आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी, लेकिन इनको मणिपुर में अपॉइंट कर दिया गया एज अ गवर्नर। ला गणेशन आपको मालूम होना चाहिए मणिपुर के गवर्नर थे, लेकिन इनको नागालैंड में अब गवर्नर बना दिया गया। लेकिन फागू चौहान बिहार के गवर्नर थे, इनको मेघालय में, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जिनको हिमाचल प्रदेश से बिहार का गवर्नर बना दिया गया। रमेश बैस झारखंड के गवर्नर थे, महाराष्ट्र के अब ये गवर्नर बन गए हैं। बीडी मिश्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे। ठीक,
चलिए, यहाँ पर गवर्नर्स की अगर आर्टिकल्स की बात करें, जिस तरीके से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके भी इंपॉर्टेंट है, एक बार नज़र मार लेते हैं। तो आर्टिकल 153 में बताया गया कि हर स्टेट के पास गवर्नर होना चाहिए। 154 में बताया गया एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास स्टेट की होती है। 155 में अपॉइंटमेंट गवर्नर का बताया गया और 156 में टर्म ऑफ गवर्नर बताया गया। क्वालिफिकेशन के बारे में 157 आर्टिकल में बताया गया। कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस क्या होनी चाहिए 158 में बताया गया। कौन इनको शपथ दिलाता है 159 में बताया गया। 160 में इनके जो डिस्चार्जेस हैं, जो भी इनके गवर्नर के डिस्चार्जेस हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उसके बारे में इनको बताया गया। और 161 में पावर ऑफ गवर्नर के बारे में बताया गया। एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर 162 में बताया गया और 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये अपॉइंट करते हैं, सिंपल सी बात है, चीफ मिनिस्टर के रेफरेंस में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 बिगिंस इन विच सिटी? तो सिंपल सी बात है, मुंबई में ऑर्गेनाइज कराई गई। भगत सिंह कोश्यारी जो कि उस समय पर गवर्नर थे, अब तो चेंज हो गए हैं, भगत सिंह कोश्यारी जो कि 11 फरवरी को इन्होंने इनॉग्रेट किया मुंबई से। याद रखिएगा 11 से 19 फरवरी को इसको, जो ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, इसको ऑर्गेनाइज मुंबई में कराया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन और रेलवे मिनिस्टर है इस समय पर अश्वनी वैष्णव, जिनके द्वारा पैक्स को लॉन्च किया गया। यहाँ पर टी और पी अलग अलग हो गया, तो अमृत पैक्स को लॉन्च किया गया 2023 का अश्वनी वैष्णव के द्वारा। ये क्या है तो आपको बता दूं, भारत में किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से विकास हुआ है डाक टिकटों का, उसके बारे में यहाँ पर बताने की, दिखाने की, प्रदर्शित करने की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको बताओ दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया, दिल्ली में ये लगाई गई है। ये 6 दिन चलने वाला है, 11 से लेकर 15 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसको के एक पार्ट के रूप में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें भारत के डाक टिकट का विकास डिजिटली माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की गई है। साथ साथ इसमें कंपटीशन भी रखा गया, जिसमें स्टैंप बनाने का कंपटीशन है, इसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और जो जीता है उसको अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा ही इसमें इनको अवार्ड वगैरह दिए गए। भारत की बात करें तो इसको 1854 से इनॉग्रेट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया। ये भारतीय कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया, पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। जो हवा में हमारे जो प्लेन्स या फिर ट्रैफिक जो होता है उसको कंट्रोल किया जाएगा इसके द्वारा। मतलब ये कि अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम से जो एयर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जाएगा। और ये कौन करेगा तो स्काई यूटीएम इसको करने वाला है। इसको किसने डेवलप किया तो स्काई एयर के द्वारा इसको डेवलप किया गया। यहाँ पर बात की जाए, ये भारत का पहला ऐसा सिस्टम है, इसको नितिन गडकरी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये 4000 फ्लाइट एक घंटे में हैंडल कर सकता है। अगर एक दिन की बात करें तो ये 96,000 फ्लाइट्स को एक दिन में कंट्रोल कर सकता है। याद रखिएगा, इसके पैरामीटर्स की बात करें तो 255 पैरामीटर्स इसमें इनबिल्ड है और ब्लैक बॉक्स इसके पास अवेलेबल है, जो इसमें पूरा सिस्टम इसका बताया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, यूएस में इंट्रोड्यूस हुआ है बिल किसका तो चाइना और दलाई लामा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तिब्बत को लेकर, उसके लिए उसकी पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे सिंपल सी बात है दलाई लामा को यहाँ पर थोड़ा सा बैकअप किया जा रहा है यूएस के द्वारा। याद रखिएगा, ये यूएस लॉ मेकर्स ने बिल इंट्रोड्यूस किया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंपल वन लाइनर आपके लिए ये ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड देश है, 4 देशों का ये समूह है, चारों देश मिलकर एक क्वाड साइबर चैलेंज नाम का एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी थ्रेट होते हैं उनसे
उनसे बचा जा सके, और साथ साथ अगर वो अटैक हो जाता है तो उससे किस तरीके से निदान हो सके, उसकी यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं। यहाँ पर क्वाड साइबर चैलेंजेस जानने से पहले क्वाड की बात कर ले तो ये 4 देशों में से इस कौन कौन से देश हैं, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसमें मेंबर है। आपको पता होगा भारत में भी काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं रिसेंटली में, जिसको टैकल करने के लिए इस क्वाड सिस्टम में जो ये क्वाड सिस्टम का काम चल रहा है उसमें भारत इन्वॉल्व हुआ है, और भारत इसका मेंबर है तो इन्वॉल्व होना बनता भी है। तो ध्यान रखिएगा, इंडो पैसिफिक रीजन में जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं उनसे किस तरीके से हम बेहतर काम कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। साथ साथ एक दूसरे के सपोर्ट की यहाँ पर इस फील्ड में बात की गई है। तो याद रखिएगा, चारों देश मिलकर क्वाड साइबर चैलेंजेस को लॉन्च कर चुके हैं। इस क्वाड की बात करें तो भारत, जापान, ये जो 4 देश हैं, ये चाइना को टैकल करने के लिए इसको डेवलप, सिंपल सी बात है, किया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो इसकी समिट होती है 2022 में जापान में हुई, और 2023 में इसकी ऑस्ट्रेलिया में समिट ऑर्गेनाइज होने वाली है। इसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो शिंजो आबे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जापान के थे, उनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, लिथियम के भंडार मिले हैं भारत में। पहली बार ऐसा हुआ है कि लिथियम के भंडार मिले हैं, और लिथियम इंपॉर्टेंट क्यों है आपको मालूम होगा। आपका फ़ोन में जो बैटरी है रिचार्जेबल बैटरी है, साथ साथ आपके लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरी, और भी बहुत सारे सिस्टम की रिचार्जेबल बैटरी हम लिथियम के द्वारा ही डेवलप करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इसका बेहतरीन क्वालिटी का जो रिज़र्व है वो प्राप्त हुआ है, और कहा जा रहा है 59 लाख टन का जो रिज़र्व है वो प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर का एक रायसी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सलाल हाइमाना एक एरिया है, वहाँ पर ये प्राप्त हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिसर्च की जा रही है भारत के अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर जो ये रिजर्व्स हैं, जहाँ पर जो ये हमारे मिनरल्स हैं वो मिल सकते हैं, उस रिसर्च में ही एक जम्मू कश्मीर में किया जा रहा था, और उसमें लिथियम की प्राप्ति हुई है। आगे चल के भारत को ये लिथियम, जो आपको पता होगा भारत ज़्यादातर लिथियम दूसरे देशों से परचेज करता है। दुनिया में दूसरे देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है। भारत चाइना से सबसे ज़्यादा जो लिथियम की बैटरीज होती है वो परचेज करता है। लगभग 80% के आसपास भारत का जो लिथियम बैटरीज है वो चाइना से आती है। अब भारत चाहता है कि आत्मनिर्भर बन सके, तो ये इसमें एक अहम रोल है। साथ साथ भारत ने और भी कुछ कार्य किए हैं, जैसे कि भारत चाहता है, भारत दूसरे देश जहां पर रिजर्व ऑलरेडी है लिथियम के, उनसे परचेज करना चाहता है उनके लिथियम, जिससे कि भारत लिथियम के फील्ड में भी आत्मनिर्भर हो सके। ध्यान रखिएगा, अभी बात करें तो भारत ज़्यादातर लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, ये जितने भी मिनरल्स होते हैं भारत दूसरे देश से एक्सपोर्ट कराता है। माफ़ कीजिएगा, भारत दूसरे देशों से इम्पोर्ट, दूसरे देशों से तो मंगाएगा ही ना, दूसरे देशों से इम्पोर्ट कराता है। ठीक है, भारत को टोटल 51 मिनरल ब्लॉक मिले, उसमें से लिथियम है कुछ, और साथ साथ 5 उसमें से ब्लॉक गोल्ड के भी हैं, और दूसरे ब्लॉक अदर मिनरल्स के हैं। ठीक है, ये रिसर्च 11 स्टेट्स में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यहाँ पर लिथियम की बात करें तो ये सबसे हल्का मेटल है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Li से, और एल्कलाइन और रेयर मेटल की फील्ड की कैटेगरी में डाला जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक मास इसका 6 है। याद रखिएगा, लैपटॉप वगैरह की लैपटॉप, डिजिटल कैमरा वगैरह की जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उनमें इसका यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा इसके जो रिज़र्व है वो चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में है, जहां भारत कोशिश कर रहा है कि वहां से उनके रिजर्व्स को परचेज कर ले, लीज पे ले ले, जिससे कि वहां का लिथियम यूज़ कर सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसरो के द्वारा स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक अलग सिस्टम तैयार किया जा रहा था 2022 से। 2022 में टेस्ट किया गया अगस्त के महीने में, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन अब उसका सेकंड वर्जन SSLV
D2 लॉन्च किया गया जो कि सक्सेसफुल रहा। इसके द्वारा 3 सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया गया और वो सही से प्रक्षेपित हो गई, सही से वहां पर वो सेट हो गई। तो ध्यान रखिएगा, इसरो के द्वारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का टेस्ट किया गया, सक्सेसफुल हुआ है। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हुआ है और इसके द्वारा 3 सैटेलाइट्स को भेजा गया। तीनों सैटेलाइट्स सक्सेसफुल रही, जिसमें से इसरो की EOS-07 आज़ाद सैटेलाइट 2 जो कि स्टार्टअप बेस्ड चेन्नई स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है, उसमें जो बच्चियां हैं 75 बच्चियां, उन्होंने इसको डेवलप किया है। और जेनस जो कि अमेरिका की कंपनी है, अंतारिस सैटेलाइट, उसका एक सैटेलाइट है। तो इन तीनों को इन्होंने प्रक्षेपित किया और सही से हो चुका है। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा स्मॉल SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से? तो आपको बता दूं, इससे बेनिफिट ये होगा कि अभी तक जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स थी उनको बड़े जब मिशन होते थे उसी के साथ लगाकर भेज दिया जाता था। लेकिन क्योंकि इतना खर्चा क्यों करेंगे, मतलब छोटी सैटेलाइट्स के लिए इतना खर्चा कर दे, जितना मतलब आएगा नहीं पैसा उतना चला जाएगा। तो इसीलिए अब बेनिफिट क्या है कि अब इसका यूज़ करके SSLV का यूज़ करके कम खर्चे पर छोटी सैटेलाइट्स को भेजा जा सकेगा इसरो के द्वारा। तो इससे इसरो को बेनिफिट क्या होगा? इससे इसरो को कमर्शियली बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अगर जो इसरो ने अभी ये SSLV का यूज़ करके बात करें तो 450 किलोमीटर अर्थ से 450 किलोमीटर तक जो ये सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया है, को सेट किया है। ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ करके जो अर्थ की लो ऑर्बिट है वहाँ पर सैटेलाइट्स को सेट किया जाएगा। इसकी कैपेसिटी 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को ले जाने की है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसरो की बात करें तो 1969 में इसको फॉर्म किया गया था और ये प्रक्षेपण ज़्यादातर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है और सोमनाथ जी इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने स्टेट ऑफ डिजास्टर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की वजह से अनाउंस कर दिया है, क्योंकि उनके यहाँ पर लगातार 10 महीने तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई कोविड-19 की वजह से और लगातार 10 साल से देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लाइट का क्राइसिस हो रहा है। लाइट का क्राइसिस की होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लाइट नहीं रहती तो काम नहीं हो पाता, काम नहीं हो पाता तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो लोग फिर किसी और माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। किसी और माध्यम से पैसा कमाना मतलब हर रास्ता तो सही होगा नहीं, तो कुछ लोग गलत रास्ते से पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए देश में इस सभी समस्याओं को निजात करने के लिए सिरिल रामापोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित कर दिया गया है। इससे जो सरकार है उसके पास ज़्यादा पावर आ चुकी है और अब वो इस फील्ड में जो ये क्राइसिस हो रहा है इसको रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बात की जाए तो प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि हम मिनिस्टर ऑफ पावर को अपॉइंट करेंगे और वो उनकी देखरेख में ये जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है उसको सही किया जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आया क्यों? तो आपको बता दूं, वहाँ की सरकारी कंपनी है जो बिजली ट्रांसपोर्ट करती है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। सिरिल रामापोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। साउथ अफ्रीका उन देशों में से, उस इकलौते देश में से एक है जिसकी 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफॉन्टेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ब्लॉमफॉन्टेन जुडिशरी कैपिटल है यहाँ की। रैंड यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, डिजिटल इकोनॉमी वर्ल्ड ग्रुप, आपको पता है G20 की भारत मीटिंग कर रहा है, भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है। वहाँ उसी G20 में एक बैठक हुई किसकी? डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड। तो डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड जो मीटिंग 13 फरवरी से 15 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराई गई लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। वहाँ पर दुनिया में जो ये डिजिटल इकोनॉमी है ये कितनी है लगभग? तो 11 ट्रिलियन के आसपास है, 11 ट्रिलियन US डॉलर के आसपास है। इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि 2025 तक 2025 तक इसको 23 ट्रिलियन US डॉलर बना दिया जाएगा। इसके ऊपर डिस्कशन लखनऊ में ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है,
वर्ल्ड रेडियो डे कब ऑर्गेनाइज कराया गया? तो वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें पब्लिक अवेयरनेस जो मीडिया से रिलेटेड है उसके अवेयरनेस को फैलाया जाता है, को प्रमोट किया जाता है। इसकी थीम रेडियो एंड पीस है, 12वां एडिशन है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन। वर्ल्ड रेडियो डे, और वर्ल्ड रेडियो डे की बात करें तो इसकी सब थीम्स भी हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखेंगे पीस एंड रेडियो इसकी इस बार की थीम है। यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यूनेस्को इसको 2011 से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनानी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। इसकी थीम यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ है। क्या? यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। 11 फरवरी को क्यों ऑर्गेनाइज कराया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो हाकिम अजमल खान है इनका बर्थ पड़ता है, और ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे यूनानी को सेट करने के लिए, इसीलिए इनको इनके जन्मदिन के अवसर पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसका ओरिजिन जो ये पद्धति है इसका ओरिजिन ग्रीस में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो साइंस की फील्ड में महिलाओं और बच्चियों को आगे लाने के लिए 11 फरवरी को एक डे ऑब्जर्व होता है यूनेस्को और साथ साथ यूनाइटेड नेशन वुमेन एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें बच्चियों और महिलाओं को साइंस की फील्ड में आगे आने की प्रोत्साहन दिया जाता है। 2015 से इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, मतलब 2015 में अनाउंस किया गया था और 2016 से इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पल्सेस डे कब ऑब्जर्व होता है? तो वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और इसको 2016 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया। इसके रिजोल्यूशन की बात करें तो इसका जो रिजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2019 में पास हुआ था। उसके बाद वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व होने लग गया। ठीक, यहाँ पर वर्ल्ड पल्सेस दालों की महत्वता हमारे खानों में बताने के लिए ऑब्जर्व की जाती है। इसकी थीम पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। क्या? पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। पल्सेस की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पल्सेस। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, और पल्स से रिलेटेड एक रिसर्च सेंटर है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्सेस रिसर्च, कानपुर में ये अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।